अब देखते हैं रीजनल कंडीशन इन ऑर्थोपेडिक। तो पहले क्यूमुलेटिव इंजरीज डिसऑर्डर, इसमें होता है क्या, रिपीटेटिव माइनर ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से इट मैनिफेस्ट एज अ मेजर कंडीशन। मल्टीपल या रिपीटेटिव माइनर ट्रॉमा होता है, इसकी वजह से मेजर कंडीशन होती है। मेन क्लिनिकल फीचर इसका होता है पेन। इसमें पेन जो होता है इट इज़ एग्जैजरेटेड इन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी। पेन इज एग्जैजरेटेड इन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी। एग्जाम्पल इज जैसे टेनिस एल्बो है, तो क्या है, पेन एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो लीड्स टू पेन ओवर द लेटरल एपिकॉन्डाइल। जब एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो हम करते हैं इट लीड्स टू पेन ओवर द लेटरल एपिकॉन्डाइल। इस तरीके से गोल्फर्स एल्बो है, इसमें फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो लीड्स टू पेन ओवर मीडियल एपिकॉन्डाइल। टेनिस में ई आता है तो एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो लीड्स टू पेन ओवर लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये टी का एल कर देगा तो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो लीड्स टू पेन ओवर लेटरल एपिकॉन्डाइल। गोल्फर्स का उल्टा, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो लीड्स टू पेन ओवर मीडियल एपिकॉन्डाइल। ट्रीटमेंट दोनों की सिमिलर है, रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, एनसेड्स, फिजियोथेरेपी, स्टीरॉयड इंजेक्शन। अब पहली कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर, also known as adhesive capsulitis. It is seen in diabetic patient with poor glycemic control. इसमें होता क्या है, देर इज़ नो बोन इन्वॉल्वमेंट। ओके, सबसे पहले देर इज़ नो बोन इन्वॉल्वमेंट। इसमें इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इट कॉजेज फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, इसकी वजह से इट लीड्स टू थिकनिंग, फाइब्रोसिस एंड अधेरेंस ऑफ द कैप्सूल टू इटसेल्फ एंड टू द ह्यूमरस। जो कैप्सूल होता है वो ह्यूमरस के साथ और आपस में चिपक जाता है, इसकी वजह से जो मोबिलिटी होती है शोल्डर की वो नहीं हो पाती। इट लीड्स टू पेन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द शोल्डर, बोथ एक्टिव एंड पैसिव। ओके, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, बोथ एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इज प्रेजेंट ड्यू टू एडिशंस। यूजुअली इट इज सेल्फ लिमिटिंग, 30% इज बायलैटरल। ये सारी एसोसिएटेड कंडीशंस है, दीज आर द एसोसिएटेड कंडीशंस। मेन याद रखनी है डायबिटीज मेलाइटस, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस। इसके स्टेजेस है, पहला स्टेज में होता है पेन, इट इज़ अ फ्रीजिंग स्टेज, इसमें पेन इंक्रीज होता है विद टाइम, नाइट में ज़्यादा पेन होता है। फिर सेकंड इज स्टिफनेस, इसमें पेन डिक्रीज होता है लेकिन जो मूवमेंट होती है वो कम होती है शोल्डर की, तो फ्रोजन स्टेज। पहला पेन, इट इज़ फ्रीजिंग स्टेज। दूसरा है स्टिफनेस, मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, पेन कम होता है, इट इज़ फ्रोजन स्टेज। थर्ड इज रेजोल्यूशन, इसमें मूवमेंट इज रीगेन, डिसीज इज सेल्फ लिमिटिंग, बोथ पेन एंड स्टिफनेस डिक्रीज। डायग्नोसिस इसका मेनली इट इज़ क्लिनिकल, सस्पेक्ट इन डायबिटिक पेशेंट, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इज प्रेजेंट। ओके, ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट मतलब हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट वो कम होती है। अर्लीस्ट मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड इज रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन सबसे पहले इन्वॉल्व होती है। ओके, ये भी याद रखना है, एक्सटर्नल रोटेशन वो सबसे पहले इन्वॉल्व होती है। बोथ एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एक्सरे नॉर्मल बिकॉज देयर इज नो बोन इन्वॉल्वमेंट। डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई। ओके, कैप्सूल जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई आएगा। कैप्सूल, टेंडन वो सब एक्सरे में नहीं दिखता है, तो उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा या फिर एमआरआई। क्लियर। मैनेजमेंट मोस्टली इट इज सेल्फ रिजॉल्विंग। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए एनसेड्स देंगे फॉर पेन, फिजियोथेरेपी, स्टीरॉयड इंजेक्शन, डायबिटिक कंट्रोल, ये सारी मैनेजमेंट होगी। उसके बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अधीसियोलाइसिस, अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो अधीसियोलाइसिस। दूसरा है आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज, इसमें जो कैप्सूल फील्ड होगा विथ इन्फ्लामेटरी फ्लूइड्स उसको हम रिमूव कर देंगे, लीडिंग टू लाइसिस ऑफ द अडिशन, जो अडिशंस होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये उसकी ट्रीटमेंट हो गई फ्रोजन शोल्डर की। क्लियर। तो उसमें उसकी हमने पैथोलॉजी देखी, क्लिनिकल फीचर्स देखे, एसोसिएटेड कंडीशन, स्टेजेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद है रोटेटर कफ इंजरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोटेटर कफ इंजरी में दो चीज़ें आती है, रोटेटर कफ टियर एंड इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। अब रोटेटर कफ मसल में 4 मसल आते हैं, निमोनिकस, सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्केपुलरिस। नर्व सप्लाई सुप्रास्पाइनेटस का सुप्रास्केपुलर नर्व, इंफ्रास्पाइनेटस का भी है सुप्रास्केपुलर नर्व, टेरिस माइनर का है एक्सिलरी नर्व। टेरिस माइनर, ये टेरिस माइनर उसका एक्सिलरी नर्व, एंड सबस्केपुलरिस जो है इसका है अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व। क्लियर। अब एक्शंस, सुप्रास्पाइनेटस उसकी एक्शन है इनिशिएशन ऑफ एबडक्शन, मतलब इनिशिएशन ऑफ एबडक्शन कौन कराता है, सुप्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर उनकी सेम है, एक्सटर्नल रोटेशन। सबस्केपुलरिस की है इंटरनल रोटेशन। ये उसकी एक्शंस। उसके बाद पहले देखते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, जो भी हमारे रोटेटर कफ मसल्स होते हैं वो यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे आके उनकी इन्फ्लामेशन होती है रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से, या तो एबनॉर्मल एक्रोमियन प्रोसेस की वजह से पेन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सबसे पहला प्री डिस्पोजिंग कंडीशन क्या होगी, एक तो रिपीटेटिव एबडक्शन, फिर है एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी ऑफ द एक्रोमियन। तो इसकी वजह से क्या होगा जब भी एबडक्शन ऑफ शोल्डर करेंगे उसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ द स्ट्रक्चर होगा, कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ द स्ट्रक्चर होगा, और जब भी उसके बाद एबडक्शन करेंगे इट लीड्स टू पेन ड्यू टू इम्पिंजमेंट ऑफ द रोटेटर कफ मसल। ओके, मेन जो मसल इन्वॉल्व होता है ये यहाँ पे आता है सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्रोमियन प्रोसेस एंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये एक्रोमियन प्रोसेस एंड ये हेड ऑफ द ह्यूमरस, इन दोनों के बीच में ये होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल। तो स्ट्रक्चर अंडर द एक्रोमियन दे आर सुप्रास्पाइनेटस मसल, सुप्रास्पाइनेटस टेंडन,
and subacromial bursa. Supraspinatus tendon is the most important structure getting impinged. Pathology, it starts with subacromial bursitis कि सबएक्रोमियल बर्साइटिस से स्टार्ट होता है और उसके बाद इन्फ्लेमेशन लीड्स टू सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस। जो सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन जो होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और वो जब भी एबडक्शन करता है तो वो टेंडन जो है इन्फ्लेमेटरी टेंडन वो प्रेस होता है, उसकी वजह से पेन होता है। क्लियर? कॉजेज सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस, सबएक्रोमियल बर्साइटिस, भाई ये याद रखना है। मिड एबडक्शन पेन होता है इसमें। मिड एबडक्शन मतलब 0 to 15 डिग्री वो एबडक्शन करवाता है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, 15 to 90 डिग्री डेल्टॉइड, मोर देन 90 डिग्री सेरेटस एंटीरियर एंड ट्रेपेजियस। तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में मिड एबडक्शन पेन होता है बिटवीन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, यहाँ पे पेन होता है मिड एबडक्शन पेन। क्लियर? 60 to 120 डिग्री ऑफ एबडक्शन लीड्स टू पेन, इसलिए इसे कहते हैं पेनफुल आर्क सिंड्रोम। पेनफुल आर्क सिंड्रोम, तो ये इम्पिंजमेंट सिंड्रोम याद रखना। डायग्नोसिस इसका मेनली इट इज़ क्लिनिकल विथ प्रोवोकेटिव टेस्ट, तो ये सारे इसके टेस्ट है। नीर्स इम्पिंजमेंट टेस्ट, सारे टेस्ट में सुप्रास्पाइनेटस टेंडन को हम प्रेस करवाएंगे ताकि पेन हो। तो नीर्स इम्पिंजमेंट टेस्ट है, या आप पढ़ सकते हो उसकी मेथड। दूसरा है हॉकिंग्स इम्पिंजमेंट टेस्ट। इन सब में अफेक्टेड आर्म वो वहाँ पे पेन होगा। ट्रीटमेंट इज़ कंजर्वेटिव, ट्रीटमेंट जो है इट इज़ कंजर्वेटिव, अवॉइड पेनफुल एक्सरसाइज, ओवरहेड एक्टिविटीज़, फिजियोथेरेपी, NSAIDs फॉर पेन एंड इंटरवेंशन में स्टीरॉयड इंजेक्शन एंड आर्थ्रोस्कोपिक सबएक्रोमियल डीकम्प्रेशन। स्टीरॉयड इंजेक्शन एंड आर्थ्रोस्कोपिक सबएक्रोमियल डीकम्प्रेशन, ये जितना भी एबनॉर्मल एक्रोमियन है उसको हम रिमूव कर देंगे। क्लियर? ये था इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। उसके बाद है रोटेटर कफ टियर एंड रोटेटर कफ टियर आर्थ्रोपैथी। पहला रोटेटर कफ टियर, अगर उसको ट्रीट नहीं किया देन लीड्स टू RCT आर्थ्रोपैथी। मोस्ट कॉमन कॉज यंग में होता है ट्रॉमा, एल्डरली में होता है डिजनरेशन। मोस्ट कॉमन इंजर्ड टेंडन पूरी बॉडी में है वो हमारा है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। उसके बाद है टेंडो अकिलेस, लोअर लिम्ब में जो होता है वो। कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन इंजर्ड टेंडन वो पहला है सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, उसके बाद है टेंडो अकिलेस टेंडन। अब फॉरगॉटन टेंडन ऑफ द रोटेटर कफ मसल वो होता है सबस्केपुलरिस। सबस्केपुलरिस इसलिए क्योंकि ये इंसर्ट होता है लेसर ट्यूबरोसिटी में। बाकी 3 जो मसल्स होते हैं रोटेटर कफ के वो इंसर्ट होते हैं इन द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, लेकिन सबस्केपुलरिस वो इंसर्ट होता है इनटू लेसर ट्यूबरोसिटी, इसलिए इट इज़ द फॉरगॉटन टेंडन। क्लिनिकल फीचर्स ये रोटेटर कफ टियर में एक तो शोल्डर पेन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ शोल्डर मूवमेंट, इंक्रीज पेन ऑन मूवमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो ये उसके प्रोवोकेटिव टेस्ट है फॉर इंडिविजुअल मसल्स। ये हमने मेजर मसल, नर्व सप्लाई और उसकी एक्शंस तो देख ली, और ये उसके टेस्ट है। तो ये भी टेस्ट आप देख सकते हो, बियर कैन एम्प्टी टेस्ट। ये बियर कैन एम्प्टी टेस्ट इज डन फॉर सुप्रास्पाइनेटस मसल। फिर ये हॉर्न ब्लोअर टेस्ट, इसमें सारे टेस्ट नहीं दिए, इसे आप पढ़ सकते हो। ये हॉर्न ब्लोअर टेस्ट फॉर इंफ्रास्पाइनेटस मसल, बोथ इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। सबस्केपुलरिस के लिए लिफ्ट ऑफ बेली प्रेस, कि ये बेली प्रेस और ये लिफ्ट ऑफ, दे आर फॉर सबस्केपुलरिस। दिस इज फॉर जॉबेस टेस्ट, इट इज फॉर supraspinatus. Beer can empty test, it is also for supraspinatus. Treatment, avoid painful overhead activities, physiotherapy, NSAIDs, steroid injection. Steroid injection is not advised as it can cause tendon rupture. फिर arthroscopic repair, क्या arthroscopic repair if repairable। अब शोल्डर जॉइंट में जो शोल्डर जॉइंट स्टेबलाइज कौन करता है, तो डेल्टॉइड एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। इसमें कोई भी बोनी स्टेबलाइजेशन नहीं होता, इसकी वजह से एक तो ये लेस स्टेबल होता है और बहुत ही वेरी मोबाइल जॉइंट, कि लेस स्टेबलाइज्ड एंड मोर मोबाइल जॉइंट। उसके बाद अगर रोटेटर कफ टियर, कि ये रोटेटर कफ टियर है, उसको अगर ट्रीट नहीं किया देन लीड्स टू रोटेटर कफ टियर आर्थ्रोपैथी। कॉजेज नेग्लेक्टेड रोटेटर कफ टियर। इफ रिपेयरेबल तो यंग पेशेंट में हम टेंडन ट्रांसफर करेंगे, लेटिस माई डोर्सी। एल्डरली में हम रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोपैथी करेंगे, रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोपैथी या टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट। अब नॉर्मली हमारा शोल्डर जॉइंट कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। उसमें बॉल जो होता है वो होता है साइड ऑफ द ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस। सॉकेट जो होता है वो होता है ग्लिनोइड कैविटी। लेकिन रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी इसमें हम क्या करेंगे, जो बॉल होगा वो हमारा हो जाएगा ग्लिनोइड कैविटी, और सॉकेट जो होगा वो होगा हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस, मतलब रिवर्स कर देंगे बॉल एंड सॉकेट का। इट इज़ डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ डेल्टॉइड मसल, और डेल्टॉइड मसल फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टेबलाइज कर पाएगा शोल्डर को। शोल्डर इंस्टेबिलिटी इफेक्ट, तो एक साइन देखने को मिलती है पोपाई साइन। तो पोपाई के जो बाइसेप मसल इस तरीके से होता है, वैसे ही यहाँ पे अगर टेंडन ब्रेक होगा तो ये बाइसेप मसल में कुछ ज़्यादा ही लोड आ जाएगा,
तो इसलिए इट लीड्स टू बल्जिंग ऑफ द मिड पोर्शन ऑफ द बाइसेप्स, इसे कहता है पोपाई साइन। पोपाई साइन सीन इन रोटेटर कफ टियर आर्थ्रोपैथी। क्लियर? ये टेंडन ब्रेकडाउन होता है, इसकी वजह से ज़्यादा लोड आ जाता है बाइसेप्स मसल को, क्योंकि शोल्डर को वो भी स्टेबलाइज करता है, इसकी वजह से इट लीड्स टू बल्जिंग ऑफ द मिड पोर्शन ऑफ बाइसेप्स। तो ये पोपाई साइन, ये पोपाई साइन। क्लियर? बस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, जहाँ पे भी टेंडन इन्वॉल्व है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आएगी MRI। तो ये रोटेटर कफ टियर आर्थ्रोपैथी, उसकी मैनेजमेंट देख ली हमने। अगर रिपेरेबल हो देन यंग पेशेंट में टेंडन ट्रांसफर, रेटिसमेंट और एल्डरली पेशेंट में रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी या फिर टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये शोल्डर प्रोस्थेसिस है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं टेनिस एल्बो या फिर लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस। अब लेटरल एपिकोंडल जो होता है वहाँ पे होता है हमारे रिस्ट एक्सटेंसर, कि रिस्ट एक्सटेंसर्स ओरिजिन करते हैं। मीडियल एपिकोंडल में रिस्ट फ्लेक्चर्स ओरिजिनेट करते हैं। टेनिस एल्बो मैंने बताया था कि ई याद रखना है, तो एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो लीड्स टू पेन ओवर द लेटरल एपिकोंडल। तो यहाँ पे रिस्ट एक्सटेंसर्स उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो टेनिस एल्बो इट इज ऑल्सो क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर ड्यू टू फ्रीक्वेंट और क्रॉनिक रिस्ट एक्सटेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट एक्सटेंशन होगी, इसके इट लीड्स टू टेनिस एल्बो। इन्फ्लेमेशन एट द ओरिजिन ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर्स कॉजेज पेन एट द लेटरल एपिकोंडल। क्लियर? इन्फ्लेमेशन एट द ओरिजिन ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो लीड्स टू पेन ओवर लेटरल एपिकोंडल। सीन इन टेनिस प्लेयर, कारपेंटर्स एंड बाइक राइडर्स। ये है हमारा लेटरल एपिकोंडल, यहाँ से रिस्ट एक्सटेंशन ओरिजिन करते हैं। उसी तरीके से ट्रीटमेंट तो बता दी थी, फिजियोथेरेपी, रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, एनसेट्स। फिर गोल्फर एपिकोंडालिस, लेटरल एपिकोंडल की उस साइड, मीडियल एपिकोंडल वहाँ पे रिस्ट फ्लेक्सर्स ओरिजिनेट करते हैं। तो रिपीटेटिव फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट लीड्स टू पेन ओवर मीडियल एपिकोंडाई, इसलिए इसे कहते हैं मीडियल एपिकोंडालाइटिस, ऑल्सो नोन एज स्विमर्स एल्बो। तो स्विमर्स में देन बैडमिंटन प्लेयर्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। टेनिस एल्बो इज़ मोर कॉमन देन गोल्फर्स एल्बो, गोल्फ प्लेयर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गोल्फर्स एल्बो क्लियर, ये उसका डिफ्रेंशिएटर है। टेनिस एल्बो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस इज द कल्प्रिट मसल which is a wrist extensor. Cause and test, modulus test, lateral epicondylitis. Swimmers elbow में common flexor origin, flexor carpi radialis is the culprit muscle. flexor मतलब flexion आ गया, carpi radialis. Reverse cause and test and medial epicondylitis. Cause and test मतलब हम इस तरीके से wrist को flex करेंगे तो मतलब वो हो गया हमारा reverse cause and test. wrist को extend करेंगे तो वो हो गया हमारा Cosen's test. Extension of the wrist against the resistance तो वो हो गया हमारा Cosen test. फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गया हमारा रिवर्स कॉजेंस टेस्ट। ट्रीटमेंट, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, काउंटर फोर्स ब्रेसेस, इस तरीके से ब्रेसेस यूज़ करेंगे। ये ब्रेसेस है, काउंटर फोर्स ब्रेसेस। फिर एनसेड, फिजियोथेरेपी, स्टीरॉयड, ऑर्थ्रोबायोलॉजिक्स एंड न्यूअर मॉडलिटीज़ है कुछ, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, स्टेम सेल्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद है डी कुर्वान्स डिसीज। डी कुर्वान्स डिसीज में होता क्या है? इट इज़ ऑल्सो क्यूमुलेटिव इंजरी डिसऑर्डर। इसमें टीनोसाइनोवाइटिस होता है ऑफ एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस टेंडन एट द फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट ऑफ रिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये जो साइनोवियल शीट होती है उसके नीचे से, उसके बीच में से दो टेंडन पास हो रहा होता है। एक तो एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस, दूसरा है एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस। कि एक लॉन्गस है और एक ब्रेविस है, एक एब्डक्टर है और एक एक्सटेंसर है। एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस, ये दो टेंडन पास हो रहे होता है। अब यहाँ पे एक तो ये साइनोवियल शीट होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, और दूसरा ये जो टेंडन है वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगा। तो जब भी पेशेंट एब्डक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द थंब करेगा इट लीड्स टू पेन, उसे कहते हैं डी कुर्वान्स डिसीज। क्लियर? टीनोसाइनोवाइटिस ऑफ एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस टेंडेंस एट द फर्स्ट डोर्सल कंपार्टमेंट ऑफ द रिस्ट। ये हमारा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है, वहाँ से ये पास होते हैं। तो ये इन्फ्लेम्ड टेंडन होगा, इन्फ्लेम्ड टेंडन होगा यहाँ पे। फिंकलस्टीन टेस्ट, तो इसका टेस्ट का नाम है फिंकलस्टीन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे? पेशेंट थंब इज स्ट्रेच्ड एंड ब्रॉट डाउन। पेशेंट थंब जो होता है इट इज़ स्ट्रेच्ड एंड इट इज़ ब्रॉट डाउन, इट लीड्स टू पेन। यहाँ पे पेन होगा। ये फिंकलस्टीन टेस्ट, हमें सिर्फ एक्सटेंशन को इंक्रीज़ करना है, एब्डक्शन को इंक्रीज़ करना है, इट लीड्स टू पेन एट दिस रीजन। ये फिंकलस्टीन टेस्ट। और दूसरा है इकॉफ टेस्ट। इसमें थंब जो होता है इट इज़ केप्ट इन द पाम एंड देन फिस्ट इज deviated to the ulnar side. Okay, fist is deviated to the ulnar side. It leads to pain. यहाँ पे stretching होगी leading to pain. तो ये Finkelstein test and Eckhoff test. Treatment is rest, immobilization, physiotherapy, NSAID, splint and steroid injection.
कि ये डिकोर्वान्स टेंडिनाइटिस, सॉरी डिकोर्वान्स डिसीज, ये 2 टेंडेंस के नाम याद रखना। ये भी एक क्यूमुलेटिव इंजरी डिसऑर्डर्स है और ये 2 टेस्ट के नाम याद रखना। फिर है ड्यूपाइट्रेन कॉन्ट्रैक्चर। ड्यूपाइट्रेन कॉन्ट्रैक्चर इट इज़ नॉट अ क्यूमुलेटिव डिसऑर्डर, ओके, याद रखना इट इज़ नॉट अ क्यूमुलेटिव इंजरी डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, जो पामर एपोन्यूरोसिस होता है वहाँ पे एबनॉर्मल फाइब्रोसिस होता है, कि यहाँ पे पामर एपोन्यूरोसिस होता है, वहाँ पे एबनॉर्मल फाइब्रोसिस होता है। इसकी वजह से इट लीड्स टू फ्लेक्शन, ऑफ द फिंगर्स। तो फिंगर्स इट स्टार्ट्स टू बेंड, कॉज इज इडियोपैथिक मोस्टली। फिर डायबिटीज, अल्कोहल, इडियोपैथिक, कार्पल टनल सिंड्रोम एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व फिंगर इज रिंग फिंगर, रिंग फिंगर मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व फिंगर। मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व इट इज मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट, कि ये वाला मेटाकार्पोफेलिंजियल जॉइंट एंड रिंग फिंगर वो मोस्टली इन्वॉल्व होता है। पेनिस में होगा इट इज पेरोनिस डिसीज। सोल्स ऑफ फीट में होगा इट इज लेडर हॉर्स डिसीज, याद रखे तो रखना है। फिर डायबिटिक क्रियोपैथी, इसका मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्चर ऑफ ऑल द फिंगर्स होता है। थिकनिंग ऑफ द स्किन, अनकंट्रोल डायबिटीज़, कि इसमें सारे फिंगर्स फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। ड्यूपाइट्रन में सिर्फ एक या फिर फ्यू फिंगर्स आर इन्वॉल्व, इसमें ऑल द फिंगर्स आर इन्वॉल्व। तो प्रेयर साइन दिखती है, प्रेयर कर रहा हो पेशेंट, इस तरीके से उसकी होती है अपीयरेंस। फिर ट्रिगर फिंगर में टीनोसाइनोवाइटिस होता है। फ्लेक्सर टेंडन, जो फ्लेक्सर टेंडन होता है, यहाँ पे फ्लेक्सर टेंडन होगा, उसका टीनोसाइनोवाइटिस होता है। तो उसके बाद फिंगर जब फ्लेक्शन में होगी, उसके बाद जब पेशेंट को एक्सटेंशन करना होगा तो एक जर्क जैसा मूवमेंट होगा, उसे कहते हैं ट्रिगर फिंगर। रेस्ट्रिक्शन एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर, ओके, रेस्ट्रिक्शन एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फिंगर, सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द फिंगर, तो फिंगर ओपन लाइक ट्रिगर, क्लियर। टीनोसाइनोवाइटिस होता है फ्लेक्सर टेंडन, तो एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आएगी तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा पेशेंट को टू एक्सटेंड द फिंगर, तो फिंगर ओपन लाइक ट्रिगर, इसलिए कहते हैं ट्रिगर फिंगर। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड टेंडन इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इन्वॉल्व फिंगर इज रिंग फिंगर। फिर गेम कीपर्स थंब, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, एवल्जन ऑफ द अल्नार कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द थंब एट द फर्स्ट मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट, कि अल्नार कोलेटरल लिगामेंट इन्वॉल्व होता है एट द फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट। बोलर्स थंब, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, अल्नार डिजिटल नर्व न्यूरोमा ऑफ द थंब ड्यू टू पेरीन्यूरल फाइब्रोसिस। फिर मैलेट फिंगर्स तो बता दिया, एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस इन्वॉल्व होता है। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द डीआईपी जॉइंट, हाइपर फ्लेक्शन इंजरी होती है, पेशेंट इज अनेबल टू एक्टिवली एक्सटेंड द डीआईपी जॉइंट, कि पैसिव एक्सटेंशन पॉसिबल है बट एक्टिव एक्सटेंशन नहीं हो पाता। एक्सरे नॉर्मल होगा क्योंकि इसमें टेंडन इन्वॉल्व होता है, नो बोनी चेंज। ट्रीटमेंट इज मैलेट स्प्लिंट। फिर जर्सी फिंगर, इसका उल्टा, यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन इन्वॉल्व होता है, सॉरी फ्लेक्शन डिजिटोरम प्रोफंडस, उसमें कौन सा था, एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस, इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो ये हाइपर एक्सटेंशन इंजरी है, इसमें फ्लेक्शन नहीं हो पाता जर्सी फिंगर। फिर गैंग्लियन सिस्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्वेलिंग इन हैंड या रिस्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्वेलिंग इन हैंड एंड रिस्ट। ये एक यूनिलोक्युलर सिस्टिक स्वेलिंग होती है, इट अराइजेस फ्रॉम द साइनोवियम विद इन द साइनोवियल फ्लूइड, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें से अराइज होती है। तो एक सिस्टिक स्वेलिंग है और एक यूनिलोक्युलर स्वेलिंग है प्रेजेंट इन रिस्ट एंड हैंड। तो आउट पाउचिंग होता है फ्रॉम द साइनोवियम और द टेंडन शीट, इट कंटेन्स म्यूसिनस फ्लूइड, पेनलेस हो सकता है या पेनफुल हो सकता है, मोस्ट कॉमन इन डोर्सल साइड। ट्रीटमेंट इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, अगर नहीं हुआ देन सर्जिकल एक्सीजन या एस्पिरेट द कॉन्टेंट्स। ये गैंग्लियन सिस्ट। फिर बस कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द पटेला, मतलब ये जो पटेला का जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है तो इसका सॉफ्टनिंग हो जाएगा, इट लीड्स टू पेन, एंटीरियर नी पेन, के मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीरियर नी पेन इट इज कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, सॉफ्टनिंग ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ पटेला। सीवियर पेन होता है ऑन गेटिंग अप फ्रॉम सिटिंग पोजीशन। फिर बेकर्स सिस्ट, तो पॉप्लिटियल फोसा में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नी, वहाँ पे एक सिस्ट होगा, साइनोवियल सिस्ट, जैसा हमने आगे देखा था गैंग्लियन सिस्ट, उसी तरीके से बेकर सिस्ट या पॉप्लिटियल सिस्ट। इट इज़ अ प्रेशर या पल्शन डायवर्टिकुलम ऑफ द साइनोवियम, कि जो साइनोवियम होता है वो बाहर आ जाएगा ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी, पल्सटाइल या पल्शन डायवर्टिकुलम ऑफ द साइनोवियम। कॉजेज इसका ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एट्सेट्रा। डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड, ट्रीटमेंट इज एस्पिरेशन, अगर नहीं हुआ देन एक्सीशन। फिर बर्साइटिस, तो नी जॉइंट के अराउंड 4 बर्सा होता है, सुप्रा पटेलर बर्सा, प्री पटेलर बर्सा, डीप इंफ्रा पटेलर एंड सबक्यूटेनियस बर्सा, कि तो ये सारे बर्सा इन्वॉल्व हो गए, तो ये सारी कंडीशंस है। हाउसमेट्स नी में
प्री पटेलर बर्सा इन्वॉल्व होता है, क्लर्गीमेंस नी में इंफ्रापटेलर बर्सा इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट्स एल्बो में ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस होता है। ये याद रखना है, ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस। मोस्टली ये 3 याद रखने हैं बस। तो क्लियर, ये कौन से बर्सा होते हैं अराउंड द नी? सुप्रापटेलर, प्री पटेलर, सबक्यूटेनियस एंड डीप इंफ्रापटेलर। डीप इंफ्रापटेलर बर्सा वो क्लर्गीमेंस नी। बर्सा जो होता है इट अलाउज ग्लाइडिंग ऑफ द बोन्स एंड इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन। कि ग्लाइडिंग ऑफ द बोन्स उसको अलाउ करता है एंड फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। तो ये क्लर्गीमेंस नी है, डीप इंफ्रापटेलर बर्सा इन्वॉल्व, ओलिक्रेनॉन बर्साइटिस, स्टूडेंट एल्बो, हाउसमेड्स नी, प्री पटेलर बर्साइटिस, हैगलैंड्स डिफॉर्मिटी, इसमें रेट्रोकैल्केनियल बर्सा इन्वॉल्व। फिर ये हेलक्स वेल्गस। वेल्गस मतलब लेटरल डिविएशन, कि वेल्गस मतलब लेटरल डिविएशन और वेरस मतलब मीडियल डिविएशन ऑफ द ग्रेटर टो। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली पेन मैनेजमेंट। यही था। और ये गाउट वर्सेस हेलस वेल्गस। गाउट में इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन इज एब्सेंट। इट इज एसोसिएटेड विथ रेडनेस, लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर एंड वार्मथ। इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ दिस कंडीशंस। एक्सरे में डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन दिखेगा इन गाउट, इसमें सिर्फ डिफॉर्मिटी होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन नहीं होगा हेलस वेल्गस में। एंड ट्रीटमेंट इज एस्पिरेट द कॉन्टेंट्स फ्रॉम द एमटीपी। वहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स दिखेंगे हमें, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, क्योंकि एमटीपी पे स्वेलिंग है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स होंगे वहाँ पे। तो ये थी